वेलकम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए बच्चों, आज हम इस प्योर टॉर्जन के चैप्टर को एंड करेंगे विथ लॉट्स ऑफ न्यूमेरिकल्स। तो जो भी सेशन में जो भी इसमें न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट हैं, जो भी क्योंकि काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स भी इंपॉर्टेंट है प्योर टॉर्जन में, और जो छोटे मोटे रिलेशंस बचे हैं उनको यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। तो बच्चों आपको ध्यान होगा, लास्ट सेक्शन में हम लोगों ने देखा था तो प्योर टॉर्जन इक्वेशन दैट इज कॉल्ड टी बाई जे इक्वल्स टू टॉ बाय आर इज इक्वल्स टू सी थीटा बाय एल। तो एक बार मैं दोबारा रिमाइंड कराना चाहूंगा, टी इज हमारा ट्विस्टिंग मोमेंट था, जे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, टॉ इज द शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेंथ बोल सकते हैं, आर इज द रेजिस्टेंस, सी इज द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है ना। सॉरी, आर हमारा क्या है, रेडियस ऑफ जो आपका शाफ्ट है उसका रेडियस, और सी जो है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, थीटा इज द एंगल ऑफ ट्विस्ट एंड एल इज द लेंथ, ठीक है ना। तो ये बेसिक फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे बच्चों मैंने आपको बताया था कि एक्शन जो हमारा रहता है वो रहता है शाफ्ट में एक टॉर्क और ट्विस्टिंग मोमेंट टी हमने अप्लाई किया, जिसके वजह से शाफ्ट में एक ट्विस्ट आया थीटा एंगल का। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे ये लोड और ये इलोंगेशन है, ठीक है। ये चीज का हमें ध्यान रखना है। तो वहां पे हमने कई तरह का कंपैरिजन देखा बच्चों, हमने रिलेशन देखा टी और टॉ के बीच में। तो हॉलो शाफ्ट और सॉलिड शाफ्ट दोनों के लिए मैंने आपको एक कंपैरिजन कराया है, चाहे वो रिलेशन को लेके हो या फिर जे और एरिया की वैल्यू हो। तो ये सब आपको रखना है। और हॉलो और सॉलिड शाफ्ट के बीच में एक हमने स्टैंडर्ड कंपैरिजन भी देखा था कि सेम लेंथ सेम मटेरियल, ठीक है ना। तो वहां पे सेम टॉर्क को लेके और सेम वेट को लेके हमने दोनों कंपैरिजन करे थे, जहां पे हॉलो शाफ्ट ही हमारी बेटर शाफ्ट मानी जाती है। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पे चीजों को ध्यान में रखते हुए आइए न्यूमेरिकल सेशन को स्टार्ट करते हैं और उसी के बीच में कुछ और कंसेप्ट भी एड ऑन करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लेता हूं बच्चों पहला न्यूमेरिकल। चलिए बच्चों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। तो पहला मैंने एक प्रॉपर सब्जेक्टिव प्रॉब्लम लिया है, ठीक है ना। जितना भी प्रॉब्लम आज आप इस सेशन में करेंगे उससे सारी ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम आपकी ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे पहले एक थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम लिया है बच्चों मैंने। देखिए सिंपल से क्वेश्चन को पढ़े पहले। अब मेटल बार ऑफ 10 mm डाया, एक मेटल बार है जिसका डाया है 10 mm, मेटल बार ऑफ 10 mm डाया व्हेन सब्जेक्टेड टू अ पुल ऑफ, उसे जब खींच रहे हैं हम कितने फोर्स से, पुल ऑफ 23.55 किलो न्यूटन के फोर्स से खींच रहे हैं। गिव एन इलोंगेशन ऑफ, उसमें इलोंगेशन आता है डेल्टा एल 0.30 mm, ठीक है। इलोंगेशन ऑफ 0.3 mm ऑन अ गेज लेंथ ऑफ, गेज लेंथ मतलब जो उसकी ओरिजिनल लेंथ है 200 mm, 200 mm की ओरिजिनल लेंथ पे उसके 0.30 mm का इलोंगेशन आता है। इन अ टॉर्जन टेस्ट ऑफ सेम मटेरियल, उसी मटेरियल का अगर मैं टॉर्जन टेस्ट, ये तो मैंने एक टेंशन टेस्ट कर दिया समझ लीजिए। अब उसी मटेरियल का मैं एक टॉर्जन टेस्ट करता हूं, अब मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, उससे एक मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस डेवलप करता हूं 40.71 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है ना। उसी में जब हमने टॉर्जन टेस्ट किया तो शेयर स्ट्रेस डेवलप हुआ मैक्सिमम 40.71 न्यूटन स्क्वायर वाज मेजर्ड ऑन अ बार ऑफ, अब जो हमने बार लिया उसका डाया था 50 mm, ठीक है। बस इन दोनों में कॉमन चीज क्या बच्चों, मटेरियल सेम लिया है, ठीक है ना। मटेरियल सेम, मटेरियल में एक टेंशन टेस्ट किया जिसका 10 mm का बार लेके उसको खींचा, उसमें इतना इलोंगेशन आया, इतनी लेंथ थी उसकी। अब हमने एक 50 mm डाया का बार लिया उसी मटेरियल का, उसको हमने टॉर्जन उस पर अप्लाई किया, उस पर ट्विस्ट कितना आया, द एंगल ऑफ ट्विस्ट मेजर्ड ओवर अ लेंथ ऑफ 300 mm, लेंथ थी उसकी 300 mm की लेंथ में कितना ट्विस्ट आया, थीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे याद रखिएगा बच्चों थीटा को भी मैंने थोड़ा घुमा के लिया है, दैट इज 0 डिग्री 21 मिनट्स। कभी ऐसा रहे तो कैसे सॉल्व करना है ये ध्यान रखिएगा, 0 डिग्री 21 मिनट्स, क्योंकि ये एग्जैक्टली डिग्री नहीं दिया है। अब आपको निकालना है बच्चों पॉइजन रेशियो, इसी मटेरियल का पॉइजन रेशियो क्या होगा। तो देखिए बड़ा सिंपल सी बात है, ये मेरा एक टेंशन टेस्ट है, ठीक है, ये मेरा टॉर्जन टेस्ट है, ठीक है। तो टेंशन टेस्ट से हमें E की वैल्यू मिलेगी बच्चों, इसको सॉल्व करके सब कुछ हमें E की वैल्यू यहां से मिलेगी। टॉर्जन टेस्ट है शेयर का, तो इससे सॉल्व करके हमें C की वैल्यू मिलेगी। E और C की वैल्यू अगर हमें मिल जाती है तो E इज इक्वल टू 2C 1 प्लस म्यू करके हम म्यू निकाल लेंगे। ये सिंपल सा प्रोसेस रहेगा। तो चलिए पहले टेंशन टेस्ट से हम E की वैल्यू निकालें। तो देखिए हमें पता है E की वैल्यू कैसे आती है बच्चों, डेल्टा L इज इक्वल टू PL अपॉन AE। सिंपल, पहले बार में जो टेंशन टेस्ट है उसमें इलोंगेशन को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, तो E को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू PL अपॉन A इंटू डेल्टा L। सिंपल, तो बस सारी वैल्यू पुट करिए। P कितना है लोड 23.55 किलो न्यूटन, तो इसको न्यूटन में चेंज करते हैं
इनटू लेंथ कितनी है, लेंथ है हमारे पास 200 mm, तो इसको mm में रहने दो बच्चों, क्यों, क्योंकि जो E का वैल्यू आएगा फिर वो न्यूटन पर mm स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है। एरिया है हमारे पास, शाफ्ट है तो π/4, डाया कितना बोला उसने 10 mm, तो π/4 10 का स्क्वायर इनटू डेल्टा एल इलोंगेशन कितना आया 0.3। तो बस बच्चों ज़्यादा कुछ चक्कर करना ही नहीं है, यहाँ से आप डायरेक्ट E निकाल दोगे। कितना आ रहा है हम कैलकुलेट कर ले, तो ये आ रहा है लगभग, तो बच्चों यहाँ पे E की वैल्यू आ रही है 1.9998, तो या हम चलो 10 की पावर में लिखें इसे, तो ये हो जाएगा 1.999 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, लगभग ये आ रही है वैल्यू, ठीक है E की। नाउ अब E का वैल्यू आ गया, अब आप इधर देखिए सिंपल, हमारे पास टॉर्जन टेस्ट हो रहा है, तो टॉर्जन टेस्ट हो रहा है तो वी कैन नो द रिलेशन, वी नो द रिलेशन T/J टॉ बाय आर सी थीटा बाय एल, तो हम लगाते हैं टॉ बाय आर इज इक्वल टू सी थीटा बाय एल। हमें C निकालना है बच्चों, C निकालना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, टॉ इंटू एल बाय आर थीटा, ठीक है। अब देखिए हमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पे पता है, क्या हमें टॉ पता है, नहीं, टॉ पता होने के लिए हमें क्या चाहिए, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। चलिए टॉ का वैल्यू डायरेक्ट पता है, ये लिया हुआ है, टॉ का वैल्यू डायरेक्ट पता है, ठीक है। तो टॉ का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे 40.71 दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेंथ हमें पता है 300 mm अपॉन आर हमें पता है, डाया दिया है तो आर है 25 mm, डाया है 50 mm, तो आर है 25 mm। अब बात है थीटा की, तो बच्चों थीटा दिया है 0 डिग्री 21 मिनट, तो ये याद रखिएगा, थीटा को पहले मैं यहाँ पे चेंज करूँ 0 डिग्री 21 मिनट्स, इधर ही कर देता हूँ। तो याद रखिए बच्चों, जब मिनट्स में दिया हो तो पहले उसे चेंज करना जरूरी है। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री 21 मिनट्स बोला है, तो मिनट्स को पहले चेंज करते हैं हम 21/60 में, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाता है ये आपका 7 टाइम्स 320 7/20। अब ये ठीक है 60 से डिवाइड करके हमने 7/20 बना लिया डिग्री। अब इसे रेडियन में चेंज करें बच्चों, तो याद रखें हमें रेडियन में चाहिए, तो रेडियन मतलब π/180 का मल्टीप्लाई है, π/180 का मल्टीप्लाई। तो अब थीटा जो होगा वो रेडियन में होगा, ये चीज़ ध्यान रखेगा, ठीक है। अगर कल के दिन यहाँ डायरेक्ट डिग्री भी, तो मिनट्स था तो पहले हमने 60 से डिवाइड किया, लेकिन अगर कल के दिन हमें डायरेक्ट डिग्री में भी दिया होगा तो रेडियन में चेंज करेंगे। तो याद रखिए इस इक्वेशन में जब भी पुट करेंगे थीटा, इट शुड बी इन रेडियन, यहाँ पे डिग्री कभी पुट नहीं होगा, ये रेडियन ही पुट होगा, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि सब डायमेंशंस हैं तो वो भी रेडियन ही होगा। तो थीटा यहाँ लगभग आ रहा है 7 पाई अपॉन, ये आ जाएगा थीटा 7/20 इंटू π/180। चलो इसको सॉल्व क्या करना है, ऐसे ही पुट कर देते हैं, लगभग 0.35 π/180 रहेगा ना ये, इसको ऐसे यहीं सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि चलिए यहाँ पे हम पुट कर दें 0.35 π/180। अब इसको सॉल्व कर लें बच्चों C को, तो C को पूरा यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे निकल के आता है हमारे पास 0.7992 0.79972 इंटू 10 की पावर 5, 72 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है ना। तो बस E और C आ गया बच्चों। नाउ यू कैन कैलकुलेट E इज इक्वल टू 2C 1 प्लस म्यू, ठीक है। तो म्यू यहाँ से कैलकुलेट कर ले हम E/2C 1 प्लस म्यू, एंड म्यू इज इक्वल टू 1 माइनस E अपॉन 2C। तो यू कैन जस्ट कैलकुलेट म्यू इज इक्वल टू 1 माइनस E इज E हमारा कहाँ गया 1.999 इंटू 10 की पावर 5 अपॉन 2 इंटू 0.79972 इंटू 10 की पावर 5। जस्ट 10 की पावर 5 कैंसिल आउट, इट विल बिकम म्यू इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1.99 अपॉन that is 0.25. 0.25 will be the value of Poisson's ratio. क्लियर है। तो यहाँ पे बच्चों इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं।
बल्कि ऐसे में थोड़ा नेगेटिव वैल्यू आ रही है, ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा 1 माइनस लिखना था ये, है ना, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आएगी और नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा ये। तो चलो ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो, क्योंकि मैंने थोड़ा सा 1 माइनस करके लिख दिया है। म्यू यही रहेगा तो ये -1 आएगा ना, म्यू इज इक्वल टू E/2c -1 तो ई म्यू इज इक्वल टू यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो 1.2498 समथिंग आएगी वैल्यू -1, तो म्यू इज इक्वल टू आ रहा है 0.2498 एंड दैट विल बी सिमिलर टू 0.25 विल बी दी आंसर। ठीक है, तो ये बच्चों इस तरह से क्वेश्चन होगा। चलिए आगे चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन लेवल की तरफ। चलिए तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट है। अ हॉलो शाफ्ट ऑफ 60 mm आउटर डाया, ठीक है, ट्रांसमिट्स 180 किलोवाट ऑफ पावर। ठीक है, एक हॉलो शाफ्ट है जिसका आउटर डाया हमें दिया है 60 mm और वो ट्रांसमिट कर रहा है 180 किलोवाट ऑफ पावर वाइल रोटेटिंग एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 25 हर्ट्ज, और रोटेट कर रहा है किस फ्रीक्वेंसी में, 25 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे। तो ये थोड़ा सा घुमा दिया ऐसे क्वेश्चन। फाइंड द थिकनेस ऑफ दिस शाफ्ट, शाफ्ट की थिकनेस निकालनी है बच्चों, सो दैट द शेयर स्ट्रेस डज नॉट एक्सीड 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर। देखिए थिकनेस निकालने के लिए बच्चों जरूरी है, ठीक है ना, किसी भी शाफ्ट की थिकनेस निकालने के लिए जरूरी है कि उसका इनर डाया पता हो, क्योंकि आउटर डाया तो ठीक है, आउटर डाया तो ये कंप्लीट है, ये आपको पता है, दैट इज 60 mm। ठीक है, और दिस इज द थिकनेस, ये थिकनेस है जो आपको निकालनी है T। ठीक है, अब यहाँ पे उसने क्या दिया है, पावर दी है 180 किलोवाट, कह रहा है पावर ट्रांसमिट कर रहा है विद फ्रीक्वेंसी ऑफ 25 हर्ट्ज। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट दिया उसने, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दी है, आपको थिकनेस निकालनी है। अगर शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम कितना जनरेट कर रहा है, 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर का शेयर स्ट्रेस जनरेट कर रहा है, इट डज नॉट एक्सीड, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो मतलब ये मैक्सिमम हुआ। तो अब यहाँ पे बच्चों हम क्या रिलेशन लगा के निकाल सकते हैं, देखिए सिंपल बेसिक सी बात है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको फ्रीक्वेंसी क्यों दी है, क्योंकि यहाँ पे एक अलग सा रिलेशन लगेगा बच्चों। तो याद रखिएगा, कभी कभी इलेक्ट्रिकल के कुछ रिलेशंस काम आते हैं हमारे पास, जैसे एक नंबर ऑफ पोल्स वाला है, ये रिलेशन है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा बच्चों। कभी फ्रीक्वेंसी दी हो, पावर दी हो और आपको टॉर्क निकालना हो, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, पावर इज इक्वल्स टू होता है 2π/ft, सिंपल। ठीक है, जैसे हम 2πn/60 निकालते हैं ना, आपको याद है 2πn/60, 2πnt, पावर 2πnt/60 इंटू 1000 करते हैं, तो 2πnt में हम लोग नंबर स्पीड की जगह पे फ्रीक्वेंसी को भी रखते हैं, 2πft रिलेशन से भी निकालते हैं बच्चों, ये चीज़ याद रखिएगा, यहीं से रिलेशन आया है। ठीक है, तो हम लोग जो है वो इसको यूज़ करते हैं, तो कभी कभी फ्रीक्वेंसी के साथ आप इस रिलेशन को भी ध्यान रखिए। ठीक है, तो जब आप इस रिलेशन को T लिखें तो वी कैन राइट P/2πf। नाउ पावर 180 किलोवाट 1000 में कन्वर्ट कर लें, मतलब कि वाट में कन्वर्ट कर लें, 1000, 2π फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज एज इट इज रहेगा, 50 हर्ट्ज। ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी भी बच्चों वही है, 1 पर यूनिट टाइम है, और n भी वही है। ठीक है ना, n भी पर यूनिट टाइम है, रिवोल्यूशन पर यूनिट टाइम, फ्रीक्वेंसी इज पर यूनिट टाइम ही होता है, चक्कर कितने मार रहा है, ठीक है, साइकिल्स पर यूनिट टाइम। ठीक है ना, तो दैट इज 1/t, साइकिल्स पर यूनिट टाइम, और स्पीड भी रिवोल्यूशन पर यूनिट टाइम। तो बात एक ही है, 2πnt लिखो या 2πft लिखो। ठीक है, तो 180 into 1000, तो यहाँ से बच्चों सबसे पहले हम टॉर्क निकाल लेंगे, कितना न्यूटन मीटर आ रहा है, तो जरा मैं निकाल लूँ, 180 into 1000 डिवाइड बाय दे 2π25, फ्रीक्वेंसी हमें सॉरी 25 हर्ट्ज दी है ना, फ्रीक्वेंसी 50 क्यों लिखा मैंने, फ्रीक्वेंसी 25 हर्ट्ज दी है, तो ये आ रहा है 1145.92 न्यूटन मीटर, 1145.92 न्यूटन मीटर। ठीक है, नाउ T आ गया, अब वी कैन कैलकुलेट T/J इज इक्वल्स टू τ/r। ठीक है, हमें क्या निकालना है बच्चों, इनर डाया, हमें निकालना है इनर डाया, इनर डाया आ जाएगा तो थिकनेस भी आ जाएगी। ठीक है, तो T/J, हम T और टाउ के रिलेशन को जानते हैं बच्चों अच्छे से। ठीक है ना, तो जैसे कि आपको पता है हॉलो शाफ्ट है, हॉलो शाफ्ट है, तो T/J मैंने आपको डायरेक्ट रिलेशन भी बताया था, T इज इक्वल टू π/16 टॉ इंटू d³ आउटर डाया 1 - k⁴। अगर अब आप यहां से k निकाल लें, k क्या था हमारा, आपको याद होगा, k इज स्मॉल d बाई कैपिटल D। ठीक है, तो यहां से कुल मिला के k आप निकाल लीजिए, 1145.92 इज इक्वल टू π/16 इंटू टॉ आपका है
60 इंटू डाया आपका है 60 का होल क्यूब 1 माइनस के की पावर 4। तो यहाँ से k की वैल्यू आप निकाल लें सबसे पहले तो मैं इसको पूरा सॉल्व कर लेता हूँ डायरेक्ट फॉर्मूले को और k की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए इसे सॉल्व करें। तो मैंने सॉल्व करके देख लिया है, बिल्कुल सही है। तो बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आया है बच्चों हमारे यूनिट्स का ध्यान रखिएगा, ये न्यूटन मीटर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो टॉर्क निकल के आया है किलोवाट है ना, क्योंकि तो यहाँ पे न्यूटन मीटर, किलोवाट को वाट में चेंज किया, न्यूटन मीटर में आएगा। तो न्यूटन मीटर यहाँ आएगा, यहाँ सब कुछ हमने mm में रखा है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, 1145.92 न्यूटन mm। तो mm में चेंज करने के लिए से 10 की पावर 3 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना, न्यूटन मीटर से हमने न्यूटन mm में चेंज किया है, ये कई बार ध्यान नहीं रहता है, ठीक है। तो पाई बाय 16, 16 × 60, यहाँ से हम लोग k की वैल्यू निकालें, ठीक है। तो ये आ रही है हमारी वैल्यू, मैं निकाल चुका हूँ ऑलरेडी, ये आ रही है 1 माइनस k की पावर 4 इज इक्वल टू 0.45031 करीब, और यहाँ से k की पावर 4 निकालें तो इट विल बिकम 0.54968। यहाँ से k की पावर 1/4 निकालें, ये 1/4 हो जाएगा पावर इसका, तो 0.86104 ये k। नाउ अब आपको पता है k इज इक्वल टू क्या है, d/d है, 0.86104। नाउ यहाँ से d स्मॉल d निकालें तो 60 टाइम्स ऑफ दिस हो जाएगा, इट विल बिकम 0.8610 इंटू 60, इट विल कम 51.662 mm, ठीक है। तो बच्चों इनर डाया कितना निकल के आया है हमारा, इनर डाया आया 51। तो बस अब क्लियर है, अब क्वेश्चन बड़ा क्लियर है कि कैपिटल डाया है 60 mm और इनर डाया है 51.662 mm, ठीक है। तो नाउ व्हाट विल बी द थिकनेस। अब आप देखिए थिकनेस को कैसे निकालेंगे, कैपिटल डाया में से मैं इनर डाया माइनस करता हूं, कैपिटल डाया आउटर डाया में से इनर डाया माइनस करता हूं। तो बस यहाँ पे एक चीज का और ध्यान रखिएगा, ये दिखाता है बड़े डाया में से छोटे डाया माइनस के t दिखा रहा है, ठीक है ना भाई। इस पूरे में से इतना माइनस करूंगा तो t प्लस टी आ रहा है, तो जैसे कि डिवाइड बाय 2 करूंगा तब थिकनेस आएगा। तो मतलब थिकनेस विल बी इक्वल्स टू, क्योंकि d माइनस डी जो है वो 2t के बराबर है, तो t विल बी इक्वल्स टू d माइनस डी बाय 2। तो बस t यहाँ पे निकालें। तो बहुत बार ये 2 भूल जाते हैं सब, तो गलती हो जाती है। तो याद रखिए 60 माइनस 51.66 डिवाइड बाय 2, तो इट विल कम 4.17 mm। थिकनेस ऑफ दिस शाफ्ट इज 4.17 mm, जो कि बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। क्लियर बच्चों, समझ गए कैसे होना है। तो बस ये बेसिक सा क्वेश्चन था। चलिए आगे कंसेप्ट की तरफ चलते हैं अब थोड़े से। नाउ अब यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा कंसेप्ट को समझते हैं, उसके बाद और फर्दर क्वेश्चंस पे हम लोग आएंगे, क्योंकि जो दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये तो आप डायरेक्ट कर ही लोगे, मतलब इक्वेशन का यू टी वाई जे टाउ वाई आर सी थीटा वाई एल, इसका यूज अब आप बेस्ट तरीके से कर ही लोगे, ठीक है। अब मैं कुछ कंसेप्ट पे आता हूं, दैट इज कॉल्ड शाफ्ट नेटवर्किंग। शाफ्ट नेटवर्किंग, फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। शाफ्ट नेटवर्किंग होते हैं शाफ्ट के कनेक्शंस, ठीक है। शाफ्ट कैसे कनेक्ट करते हैं, वही हमारे पास दो ही तरीके हैं, शाफ्ट इन सीरीज, शाफ्ट इन सीरीज। तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट। शाफ्ट को जब हम सीरीज में लगाते हैं, मतलब शाफ्ट को हम एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं। ये कोई एक शाफ्ट है जिसको हमने एंड टू एंड कनेक्ट किया लाइक दिस, ठीक है ना, इस तरह से कनेक्ट किया, ठीक है, शाफ्ट इन सीरीज। और उसके बाद सेकेंडली इसके आगे दूसरी शाफ्ट कनेक्ट करी लाइक दिस, सेम। इसके बाद तीसरी शाफ्ट कनेक्ट करी लाइक दिस, इस तरह से एंड टू एंड हमने शाफ्ट आपस में कनेक्ट करी है, ठीक है। तो मान लीजिए ये हमने 3 शाफ्ट कनेक्ट करी है बच्चों, 1 2 3, ठीक है। तो अगर मैं इन 3 शाफ्ट में कोई टॉर्क अप्लाई करता हूं, मान लीजिए
मैंने इन 3 शाफ्ट में कोई टॉर्क अप्लाई किया टी। अब ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन बच्चों याद है फर्स्ट चैप्टर में हमने आपको क्वेश्चन कराए थे कि एक बार है, उसके आगे दूसरा बार है, कोई तीसरा बार है, और हम यहाँ पे कोई पी फोर्स लगा रहे हैं। तो आपको याद है कि अगर बीच में मैं कोई फोर्स ना लगाऊं तो फिर सारे बार में एक ही पी फोर्स ही रहेगा, इस पे भी पी लगेगा, इस पे भी पी, इस पे पी। सेम कंसेप्ट बच्चों यहाँ पे भी है कि जब तक मैं इसमें बीच में कोई टॉर्क ना लगाऊं तो सभी बार में टॉर्क विल रिमेन सेम। तो याद रखिएगा व्हेन द शाफ्ट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड वन टॉर्क इज अप्लाइड एट वन एंड एनी एंड, तो फिर वही टॉर्क सब में लगेगा। तो मींस टॉर्क इक्विवेलेंट टॉर्क विल बी इक्वल्स टू T1 इक्वल्स टू T2 इक्वल्स टू T3। टॉर्क विल रिमेन सेम, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, टॉर्क विल रिमेन सेम। ठीक है, और हम क्या करते थे इस बार वाले में, आपको याद होगा कि टॉर्क लोड तो हमारा सेम रहता था सब में, पी फोर्स लगाता रहा, पी फोर्स सब में रहता रहा, लेकिन 1 2 3 अगर मैं डेल एल इक्विवेलेंट निकालता था, नेट इलोंगेशन निकालता था, तो नेट इलोंगेशन क्या होती थी, डेल एल 1 प्लस डेल एल 2 प्लस डेल एल 3। बस सेम चीज बच्चों यहां भी करनी है। अब इलोंगेशन की जगह पे आपका क्या है, एंगल ऑफ ट्विस्ट है। तो जब मैं थीटा इक्विवेलेंट निकालूंगा कि पूरे में एंगल ऑफ ट्विस्ट, पूरी लेंथ के लिए एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या है, तो मान लीजिए यहां से यहां तक की लेंथ है L1, यहां से यहां तक की लेंथ है L1, यहां से यहां तक की लेंथ है L2, और यहां से यहां तक की लेंथ है L3। ठीक है, L1 L2 एंड L3। तो फिर इसमें θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 सेम हम ऐड करेंगे, तो थीटा विल ऐड, तो टॉर्क विल रिमेन सेम एंड थीटा विल ऐड। तो याद रखिएगा हमारे जब शाफ्ट सीरीज में होता है तो टॉर्क तो सेम रहता है, थीटा को हम ऐड करते हैं। और ऐड करते हुए एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, जब भी आप थीटा निकालोगे फ्रॉम द फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू TL अपॉन CJ से आप फॉर्मूला से निकालोगे, तो अगर कल के दिन पे कोई टॉर्क बीच में भी लग रहा होगा और आप सभी बॉडी पे टॉर्क निकालते हो, तो जैसे आपको पता चलता था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन बच्चों, जैसे आपको डेल्टा एल निकालने से पहले पता चलता था कि टॉर्क यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव है, तो आप इलोंगेशन में कंप्रेसिव वाले को नेगेटिव लेते थे। सेम यहाँ पे भी अगर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में आप अलग अलग साइन लोगे, तो जिसमें थीटा, जिस बार में थीटा अपोजिट लग रहा होगा उसमें आप नेगेटिव साइन लोगे। अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो पता चलेगा। क्लियर है? तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर शाफ्ट कनेक्टेड इन सीरीज। नाउ व्हेन द शाफ्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है कई बार, तो इसको ध्यान से समझिएगा। ये थ्योरेटिकल रिजल्ट पेपर में बहुत आए हैं, शाफ्ट्स इन पैरेलल। तो जब शाफ्ट्स पैरेलल में होते हैं तो एक तरह की कंपाउंड शाफ्ट बन जाती है। वो कैसी कि एक शाफ्ट के ऊपर कोई दूसरी शाफ्ट ओवरलैप्ड है, एक शाफ्ट के ऊपर कोई दूसरी शाफ्ट ओवरलैप्ड है, कुछ इस तरह से। तो ये है शाफ्ट इन पैरेलल। तो याद रखिएगा पेपर में बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होता है, जब थ्योरेटिकली आपसे डायरेक्ट रिलेशन पूछता है तो शाफ्ट इन पैरेलल के पूछता है, और जब न्यूमेरिकल पूछेगा तो शाफ्ट इन सीरीज के पूछेगा। ये कंफर्म बात है बच्चों, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये हमारी कोई शाफ्ट इन पैरेलल हो जाती है। तो याद रखिए जब शाफ्ट इन पैरेलल होगी, इस तरह से शाफ्ट कनेक्टेड होगी, तो आपको पता है अगर यहां पे कोई टी टॉर्क लग रहा है तो सबके लिए टॉर्क टी नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है टॉर्क तो क्या है, रेडियस के हिसाब से वेरी करेगा। अगर पहली शाफ्ट होगी इसका रेडियस कम है, उसके लिए टॉर्क कुछ और होगा, सेकंड के लिए कुछ और, थर्ड के लिए कुछ और। तो ऐसे में ध्यान रखना है बच्चों आपको कि टी इक्विवेलेंट जो है वो सबका ऐड होगा, टॉर्क यहां पे ऐड होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम एंगल ऑफ ट्विस्ट देखें तो चैप्टर के स्टार्टिंग में आ जाओ बच्चों, शाफ्ट प्योर टॉर्जन के चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि रेडियस के वेरी करने से थीटा विल रिमेन सेम। ठीक है ना, तो रेडियस के वेरी करने से थीटा में फर्क नहीं पड़ता। दैट्स व्हाई थीटा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू θ1 इज इक्वल टू θ2 इज इक्वल टू θ3। याद रखिए बच्चों सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला ऑब्जेक्टिव ये है कि थीटा विल रिमेन सेम। ठीक है, थ्योरेटिकली सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है और न्यूमेरिकली सबसे ज्यादा वो पूछा जाता है। ठीक है, बट अगर ये भी न्यूमेरिकल पूछा जाए तो बस थीटा को सेम रखिएगा, मतलब TL अपॉन CJ फॉर वन शाफ्ट इज इक्वल टू TL अपॉन CJ फॉर सेकंड शाफ्ट। ये TL अपॉन CJ कहां से आ रहा है? इक्वेशन से, T बाय थीटा इज इक्वल टू C थीटा बाय, या T बाय J इज इक्वल टू C थीटा बाय L, क्रॉस मल्टीप्लाई करके थीटा हम निकाल रहे हैं।
ठीक है ना। तो ये दो जो मेथड है आपको याद रखने हैं सीरीज और पैरेलल के लिए। बस अब इसी को अप्लाई करते हैं हम डिफरेंट न्यूमेरिकल्स में। आइए चलिए बच्चों, यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारे सामने है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन कुछ हमारे पास बनता है कि कोई दो एल्युमिनियम शाफ्ट है ए बी बी सी सब्जेक्टेड टू टॉर्क, फाइंड द एंगल ऑफ ट्विस्ट बिटवीन ए एंड बी एंड ए एंड सी। कहता है फाइंड द एंगल ऑफ ट्विस्ट बिटवीन। एंगल ऑफ ट्विस्ट बच्चों जब भी दिया जाएगा वो लेंथ जरूर डिफाइन करेगा कि पूरी शाफ्ट के लिए निकालना है या इतनी से इतनी लेंथ के लिए निकालना है। तो ये चीज याद रखिएगा, बिटवीन ए एंड बी एंड बिटवीन बी एंड सी, ये आपको एंगल ऑफ ट्विस्ट फाइंड करना है, ठीक है। और सी का वैल्यू आपको दिया है, मतलब मॉडुलस और रिजिडिटी का वैल्यू आपको दिया है 4 × 10⁴ न्यूटन पर mm स्क्वायर, 4 × 10⁴ न्यूटन पर mm स्क्वायर। देखिए अब ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है बच्चों जिस तरह से हमारे क्वेश्चन ये रहते थे। ऐसे कोई दो शाफ्ट है, इधर कोई फोर्स इतना लग रहा है, इधर इतना लग रहा है, तो बिल्कुल जैसा हम वहां करते थे बिल्कुल यहां भी वही करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको टॉर्क निकालना है बच्चों कि किस शाफ्ट में कितना टॉर्क लग रहा है और किस डायरेक्शन का लग रहा है। देखिए सबसे मेन चीज यही है, सबसे पहले टॉर्क इन ए बी में कितना टॉर्क लग रहा है। तो देखो एक साइड से शुरू करो, यहां से या वहां से कहीं से भी, और जो लेफ्ट में लग रहा है बस उसी को टॉर्क माने, राइट में हम उसे बैलेंस करेंगे बस। तो देखिए यहां पे हम बोले ए बी में, तो ए बी में हमने 500 न्यूटन मीटर, इधर से देख रहा हूं डायरेक्शन, तो इधर से क्या ये एंटी क्लॉकवाइज लगाया, तो 500 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज हमने लगाया। तो एंटी क्लॉकवाइज हम यहां लेके चलेंगे डायरेक्शन। तो ए में लग रहा है 500 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज ए बी में। नाउ अब बात आई बीसी की, तो बीसी में क्या लग रहा है, अब देखिए 500 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज है और 1500 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज है। तो बचा क्या, 1500 क्लॉकवाइज 500 एंटी क्लॉकवाइज, बचा क्या 1000 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। तो बचा यहां पे 1000 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। समझ गए ना कैसे बचा ये, ठीक है ना। तो मैं आपको लिख के दिखा देता हूं, 500 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, अब माइनस करेंगे ऑब्वियसली बात है, क्लॉकवाइज होगा तो 1500 क्लॉकवाइज, ठीक है ना, 1500 क्लॉकवाइज। तो बचा क्या अपने पास -1000, ठीक है। तो इसका मतलब है टॉर्क इन बी सी इजिकल्स टू, तो नेगेटिव लिखेंगे जब जरूरत होगी, अभी लिखेंगे 1000 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज बोल दिया। तो ऑटोमेटिकली समझ जाओ कि इन दोनों में से अपोजिट साइन लेना है, एक पॉजिटिव लोगे तो दूसरा नेगेटिव लेना है बस। तो टॉर्क ए बी और बी सी में पता चल गया बच्चों। नाउ अब आपको कह रहा है थीटा निकालिए, तो थीटा ए बी निकालना है पहले, ए और बी के बीच में थीटा कितना है, TL/CJ, सिंपल फॉर्मूला। तो देखिए टॉर्क कितना है ए बी के बीच में, तो टॉर्क हमारा है 500 न्यूटन मीटर, तो 500 इंटू लेंथ कितनी है ए बी की 1.25 मीटर, ठीक है, अपॉन मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी 4 × 10⁴, और जे का वैल्यू जे दैट इज कॉल्ड π/32, d⁴ डाया कितना है 40 mm, 40⁴। नाउ यू कैन कैलकुलेट थीटा ए बी। तो याद रखिएगा जो थीटा यहां से निकल के आता है वो भी रेडियन में ही रहता है, तो आप उसे डिग्री में बताएंगे बाद में, ठीक है। तो पहले वो रेडियन में ही निकल के आएगा। तो कितना आ रहा है यहाँ पे हम कैलकुलेट करके लिख लेते हैं। तो ये आ रहा है अपने पास, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू बता रहा हूं बच्चों, आप लोग चेक कर सकते हैं अपने पास से। तो ये आ रहा है 0.06217 रेडियन, ठीक है, 0.0 500 न्यूटन मीटर ये ना। अच्छा एक चीज ध्यान रखिए, फिर वही गलती ना हो जाए, mm में, ठीक है, डाया mm में रखा हमने और वो न्यूटन मीटर है, तो उसको mm में कन्वर्ट कर दें 500 न्यूटन मीटर को, ठीक है ना। याद रखिएगा इसको 500 × 10⁻³ न्यूटन mm में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा 1000 का मल्टीप्लाई करना भी लिख लेता हूँ, इनटू क्या था हमारा लेंथ 1.25, ये भी मीटर में, तो ये भी 10⁻³ का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना भाई। लेंथ भी तो मीटर में है, तो लेंथ भी जो है वो 10⁻³ का मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो दोनों का ध्यान रखना बच्चों, लेंथ भी और टॉर्क भी, दोनों mm में कन्वर्ट कर दिए हमने, ठीक है ना। लेंथ और टॉर्क दोनों ही 1000 को मल्टीप्लाई करके लिख दिए, तो ये भी न्यूटन mm हो गया, ये भी mm हो गया, और बाकी नीचे तो सब mm है ही, न्यूटन पर mm स्क्वायर और mm स्क्वायर, mm⁴। इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो सॉल्व करके ये आ रहा है 0.06217 रेडियन, 0.06217
रेडियन। नाउ अब इसे डिग्री में कन्वर्ट कर लें, थीटा ए डैश बी को, तो मल्टीप्लाई बाय 0.06217 डिग्री में कन्वर्ट करेंगे 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाता है थीटा ए बी इज हाउ मच डिग्री इट इज 3 डिग्री 0.562, 3 डिग्री 0.562, ये आ गया हमारा थीटा ए बी। नाउ सेम तरीके से बच्चों थीटा बी सी भी निकाल लें, बी डैश सी टी एल अपॉन सी जे, सेम, तो थीटा बी डैश सी विल बी, टॉर्क है हमारे पास 1000, ठीक है, नेगेटिव यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, वो आप ध्यान रखेंगे कि ये जो थीटा आया है ये एंटी क्लॉकवाइज मूव हुआ है, इतना डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न किया है हमने, और ये जो हम निकाल रहे हैं टी दैट इज 1000 न्यूटन मीटर और 10 की पावर 3 का मल्टीप्लाई इनटू लेंथ है 1.85 मीटर, तो इसको भी 10 की पावर 3 का मल्टीप्लाई एमएम में कन्वर्ट हो गया। नाउ सी इज 4 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है ही, और जे इज पाई बाय 32, डाया है आपका 60 की पावर 4, तो थीटा बी सी विल बी इक्वल टू, ठीक है ना, थीटा बी सी कितना हो जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे थीटा बी सी भी हम लोग देख लें साथ साथ, तो ये हो जाता है बच्चों 0.03635, 0.03635 रेडियन, ठीक है, तो इसको भी कन्वर्ट कर लें हम डिग्री में, तो सेम 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और ये आ जाएगा 2 डिग्री 0.083, 2 डिग्री 0.083। अब या तो आप साइन यूज करें बच्चों साथ साथ, और साइन नहीं यूज कर रहे तो लिखें ये एंटी क्लॉकवाइज और ये टर्न कितना था क्लॉकवाइज। नाउ अब हमें पूछा तो उसने इतना ही है तो हमने निकाल के रख दिया, लेकिन अगर हमें नेट एंगल ऑफ ट्विस्ट पूछता, वो भी मैं निकाल लेता हूं, नेट एंगल ऑफ ट्विस्ट कि एक्चुअल में शाफ्ट में एक्चुअल ट्विस्ट कितना होगा, कि भाई एक तरफ आधी शाफ्ट तो ए बी पार्ट तो है एंटी क्लॉकवाइज में इतना डिग्री घूम रहा है, और वो क्लॉकवाइज में इतना डिग्री घूम रहा है, तो एक्चुअल में जो शाफ्ट है क्लॉकवाइज ऐसे और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूम रहा है, तो एक्चुअल में नेट एंगल ऑफ ट्विस्ट कितना होगा, तो नेट मतलब यही हुआ बच्चों, नेट एंगल ऑफ ट्विस्ट विल बी इक्वल टू थीटा ए बी। अब देखो, अब एंटी क्लॉकवाइज को अगर आप पॉजिटिव बोल रहे हो तो दूसरे को नेगेटिव बोलोगे, थीटा बी सी, समझ गए ना, ये एंटी क्लॉकवाइज टर्न है, ये क्लॉकवाइज टर्न है, और अब आप देख सकते हैं इन दोनों का माइनस करके कितना आ रहा है, 3 डिग्री 0.562 का टर्न एंटी क्लॉकवाइज लिया, 2 डिग्री 0.083 का टर्न क्लॉकवाइज लिया, इट विल कम 3 - 2 1 डिग्री 0.475, 1 डिग्री 0.479। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि एक्चुअल में फिर शाफ्ट किधर को टर्न होगी, तो इन बच्चों दोनों में जो बड़ा है, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज में आप 3 डिग्री से घुमा रहे हो, क्लॉकवाइज में 2 डिग्री से घुमा रहे हो, तो अल्टीमेटली घूमेगा कहां, एंटी क्लॉकवाइज में, जहां आपने 3 डिग्री से घुमाया है, तो एंटी क्लॉकवाइज फाइनल रिजल्ट होगा कि शाफ्ट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज में इतना डिग्री से फाइनली घूम रही है, 1 डिग्री 0.479। तो बच्चों बस ये डायरेक्शंस, लेंथ, टॉर्क, इन चीजों का मेनली यहां पे ध्यान रखना है, क्वेश्चन इसी तरह से होगा। चलिए अगली किसी प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं आगे। नो, अब बच्चों अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए एक बड़ा क्वेश्चन लिया मैंने इस चक्कर में कि छोटे छोटे कई क्वेश्चन कवर होंगे। देखिए यहाँ पे एक शाफ्ट है हमारे पास जिसमें 5 रोटर्स लगे हैं, मतलब 5 आपके कोई ना कोई ऐसे पुलीज वगैरह हैं जहाँ पे टॉर्क लग रहा है, तो 5 टॉर्क लग रहे हैं यहाँ पे अलग अलग डायरेक्शन के हिसाब से। तो अब वो कह रहा है 5 टॉर्क एक्ट ऑन अ हॉलो मेटल ट्यूब। ये कोई हॉलो मेटल ट्यूब है, ये ध्यान रखिएगा, जिसका एक्सटर्नल डाया है 25 mm एक्सटर्नल डाया है, ठीक है ना, द एक्सटर्नल डाया इज 25 mm। इफ द परमिसिबल शेयर स्ट्रेस, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कितना है, 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर जनरेट हो रहा है, एंड द रेट ऑफ ट्विस्ट, ये भी परमिसिबल ही दिया है, एंड द परमिसिबल रेट ऑफ ट्विस्ट इज 6 डिग्री पर मीटर का ट्विस्ट है। फाइंड द मैक्सिमम परमिसिबल इंटरनल डाया, आपको इंटरनल डाया निकालना है, कितना होगा, सी का वैल्यू आपका दिया है। तो नाउ पर इस पे मैं एक क्वेश्चन और ऐड करता हूं बच्चों। पहले जो सबसे बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आप सभी ब्रांच में कितना कितना टॉर्क लगेगा और किस किस डायरेक्शन में लगेगा वो कैलकुलेट करिए। तो सबसे पहले तो बच्चों हमें यही करना है, ठीक है ना, क्योंकि बेसिक सा क्वेश्चन तो सबसे पहले यही आता है आपके पास कि किस डायरेक्शन में कितना कितना टॉर्क जो है वो कहां कहां पे एक्ट करेगा। तो आप सिंपल निकालें, टॉर्क इन ए बी, टॉर्क इन बी सी, सी डी सब कुछ, ठीक है, टॉर्क इन बी सी, टॉर्क इन सी डी एंड टॉर्क इन डी। तो पहले सभी मेंबर्स में
कितना कितना टॉर्क और किस डायरेक्शन में लेगा ये कैलकुलेट करना जरूरी है बच्चों, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, क्योंकि वो अपने आप में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ये लिया है। तो देखिए अब जो तरीका मैंने बताया बच्चों, एक साइड से शुरू, दूसरी साइड सिर्फ बैलेंस करते रहो, अपने आप ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए ए बी में क्या है 120 न्यूटन मीटर। अब आपको जो डायरेक्शन दिख रहा है, देखो जो मैंने डायरेक्शन बनाया वो मैंने इस साइड से देख के बनाया है, तो इस साइड से देख के हिसाब से आप बनाओ। 120 न्यूटन मीटर, ये मेरे हिसाब से क्या है एंटी क्लॉकवाइज, तो 120 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज, तो मैं बोलूंगा ए बी पे लग रहा है 120 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज। ये लेना डायरेक्शन बहुत जरूरी है। तो देखो 120 एंटी क्लॉकवाइज मैंने पॉजिटिव ले लिया, तो अब मैं क्लॉकवाइज को नेगेटिव लूंगा, तो 120 ए बी में 120 हुआ। अब आया हम बीसी में, अब बीसी में देखिए ए बी में एंटी क्लॉकवाइज था 120 और अब बीसी में बी लग रहा है 60 क्लॉकवाइज, तो 120 एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव और 60 क्लॉकवाइज, तो बचा क्या अपने पास 60 और 60 की डायरेक्शन क्या होगी भाई, 120 में से 60 घटा दो तो जो बड़ा उसकी डायरेक्शन बड़ा कौन, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज लगा। समझ आई बात, ठीक है ना। CD पे, अब यहां CD पे आ जाओ। अब देखो CD पे अगर हम आ रहे हैं तो अब यहां तक का आप रिजल्ट्स लेके चलो। ठीक है, 120 इधर 60 उधर, है ना। तो मैं शुरू से लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं 120 माइनस 60। ठीक है, इधर आए तो फिर वापस माइनस का 100। अब ये क्या है, सॉरी इधर को है ना, तो इधर को 100 है मतलब प्लस का 100। समझ रहे ना, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव और क्लॉकवाइज को मैं नेगेटिव लेके चल रहा हूं, आप उल्टा भी कर सकते हो। तो 120 प्लस का माइनस 60, 120 वापस ये क्या एंटी क्लॉकवाइज है तो वापस प्लस का 100, तो कितना हो गया CD पे, तो इट विल 60 प्लस 100 दैट इज 160 न्यूटन मीटर। क्या डायरेक्शन होगी इसकी, अब जो बड़े हैं दैट इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज, सोचना ही नहीं है ना। पॉजिटिव आया है तो एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव आता तो क्लॉकवाइज। ठीक है, सिंपल नाउ। ठीक है, अब DE की बात करें यहां पे, अब यहां तक का सारा रिजल्ट मैं लिख रहा हूं बच्चों, ओरली जब आप करोगे तो करने की जरूरत नहीं है ना, फिर तो आपको पता ही यहां तक 160 है, लेकिन मैं लिख रहा हूं 120 माइनस 60 प्लस 100 तक हम कर चुके। ठीक है, उसके बाद क्या किया, ये 100 हमारा एंटी क्लॉकवाइज था प्लस किया, अब माइनस का वापस 60 करें, क्यों, क्योंकि अब ये 60 का क्लॉकवाइज आ गया, तो माइनस का अगेन 60 करें। तो अब अपने पास क्या बचता है, अब अपने पास बचता है बच्चों 120 में से 120 60 गए दैट इज 100, तो ये बचता है हमारे पास प्लस का 100, प्लस का 100 बचा, इसका मतलब ये भी क्या है एंटी क्लॉकवाइज। और ये हमने सही किया या गलत किया ये हमें कैसे पता चलता है, लास्ट वाला देख के, ये जो E पे है वो बैलेंस कर रहा है। देखो यहां तक का पूरा 100 है और ये बैलेंस कर दिया हमने 100 क्लॉकवाइज से, तो इट विल बी करेक्ट। समझ आ गई बात, ठीक है ना, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें सॉल्व करना था पूरा क्वेश्चन, अब ये करेक्ट हो गया बच्चों। तो अल्टीमेटली हमारी शाफ्ट किधर घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है, ये आपको सिंपली ध्यान रखना है। ठीक है, ये हमने टॉर्क निकाल दिया। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि मैक्सिमम टॉर्क कौन से मेंबर पे लग रहा है, तो 120 60 160 और 100, तो मैक्सिमम टॉर्क लग रहा है आपका किस मेंबर पे, मैक्सिमम टॉर्क पूछेगा पेपर में ऑब्जेक्टिव, तो CD पे। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन में मैंने ये दो ऑब्जेक्टिव वर्क कर लिए कि हर मेंबर पे कितना टॉर्क लग रहा है, क्या उसका नेचर है, और मैक्सिमम टॉर्क कौन से मेंबर पे है, CD मेंबर पे। तो CD मेंबर पे पूछता है आपसे मैक्सिमम टॉर्क लग रहा है, ये आप आंसर कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पे, जो हमें क्वेश्चन पूछ रहा है। इतना क्लियर है, तो यहां पे हम इन्हें दो ऑब्जेक्टिव क्लियर करें। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बच्चों कि फाइंड द टॉर्क एक्ट ऑन, आपको इंटरनल डाया निकालना है। देखिए तो सबसे पहले तो हम क्या लगाएं, T/J इज इक्वल्स टू टॉ बाय R। ठीक है, ये सिंपल रिलेशन हम लोग लगा सकते हैं, या T और टॉ के बीच में डायरेक्ट रिलेशन में हमें पता है हॉलो के लिए क्या होते हैं, तो वही जो हमने K वाला रिलेशन लगाया था वो भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं। T इज इक्वल्स टू π/16 टॉ इंटू D³ 1 - K की पावर 4, और यहाँ से K की वैल्यू निकाल के हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं सेम चीजें। ठीक है बच्चों, तो बस याद ये रखना है, ये रिलेशन हम लोग लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बिल्कुल लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब याद ये रखना है, अब यहाँ पे हमारा सब कुछ क्लियर है, टॉ हमें दिया है, T मैक्सिमम हमें पता है, D निकालना है, तो सिंपल है। क्या हमें इसकी जरूरत है θL की, जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, हमें थीटा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि T हम मैक्सिमम, देखो बस याद रखिए ये परमिसिबल है, मैक्सिमम है, तो हमें ये मैक्सिमम ही रखना है ना। तो T मैक्सिमम हमारे पास कितना है 160 न्यूटन मीटर, है ना। तो यहाँ पे सबकी जरूरत नहीं है, सिर्फ मैक्सिमम टॉर्क आएगा बच्चों,
क्योंकि मैक्सिमम शेयर के लिए निकाल रहे हैं, तो मैक्सिमम टॉर्क हमारा 160 न्यूटन मीटर, तो 160 न्यूटन mm कर देते हैं 10⁻³ पुट करके, π/16। टॉ इज 80 न्यूटन पर मीटर है, mm में दिया है। टॉ देख लेते हैं, mm में दिया है, ये mm में ही दिया है ऑलरेडी, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। इनटू डाया, डाया हमें mm में दिया है 25 का होल क्यूब 1 - k⁻⁴। तो यहाँ से बच्चों k की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, यहाँ से k की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आ रहा है हमारे पास 1 - k⁻⁴ इज इक्वल्स टू 1 - k⁻⁴ इज इक्वल्स टू, ये पूरा डिवाइड करें, ये आ रहा है 0.6518। k⁻⁴ इज इक्वल्स टू 1 माइनस करें, तो 1 - 0.65 0.3481। k इक्वल्स टू पावर 1 की पावर 4 करें 0.7681, ठीक है ना। k इज इक्वल्स टू इतना है, तो k इज इक्वल्स टू d/d निकालें, ठीक है। ये मैं कम डेसिमल तक लिख रहा हूँ, वैसे काफ़ी बड़ी वैल्यूज हैं ये। k इज इक्वल टू स्मॉल d/d लिख सकते हैं, स्मॉल d/ कैपिटल D इज इक्वल टू 0.7681, तो d इज इक्वल टू 0.7681 इंटू 25, तो d विल बी इक्वल टू कितना आ रहा है ये, दैट इज 19.2 mm। तो ये रखे बच्चों, दैट इज द इंटरनल डाया, सीधा, ठीक है। बहुत लोग क्वेश्चन इसको ऐसे ना करके थीटा से करते हैं, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, थीटा इज इक्वल टू TL/CJ से भी कर सकते हैं आप, लेकिन व्हाट इज द नीड, कोई नीड ही नहीं है जब हमें टॉ दिया है तो, है ना। ये तब है जब हमें टॉ ना दिया हो, ठीक है। तो पहला अप्रोच आप हमेशा यही रखें, ठीक है, क्योंकि थीटा की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि थीटा इज इक्वल टू 6 डिग्री पर मीटर दिया है, ठीक है। यहाँ से हमारा सीधा आंसर आ रहा है। लेकिन मैं अगर ऐसे बता दूं आपको कि कभी अगर इस थीटा, जैसे थीटा इज इक्वल टू 6 डिग्री पर मीटर दिया है ना, तो याद रखिएगा, इसको अगर कहीं पुट करना भी पड़े आपको, जैसे कुछ और पूछ लेता तो पुट करना पड़ता, तो पुट करना भी पड़े तो हम 6 डिग्री पर मीटर को पहले 6 डिग्री पर mm पहले रेडियन में चेंज कर लें, तो रेडियन में चेंज कर लें इंटू π/180 कर लें, ये हो गया रेडियन पर मीटर। अब इसको mm में कर लें इंटू π/180, ठीक है, डिवाइड बाय 1000। अभी हो गया रेडियन पर mm। तो ये याद रखिएगा बच्चों, अगर बाई चांस कन्वर्ट, यहाँ तो जरूरत नहीं पड़ी हमें, लेकिन अगर जरूरत पड़े, आप यूज करना चाहते हैं, तो 6π/180 और 1000 इस तरह से यूज करेंगे थीटा की वैल्यू, तब थीटा की वैल्यू ये होगी रेडियन पर mm में, इस क्वेश्चन में पुट करने लायक, ठीक है। बट मैंने आपको जो तरीका बताया उसमें जरूरत ही नहीं है, आप सीधा आंसर यहाँ से निकाल सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो इंटरनल डाया बच्चों यहाँ पे आपका आ जाता है। चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन बच्चों हमारे पास पेपर में, एक क्वेश्चन ये भी आया है, इस तरह का क्वेश्चन पेपर में ऑब्जेक्टिव आ रखा है, आपको निकालना है मैक्सिमम टॉर्क कितना लगेगा इस शाफ्ट में। एक प्रिज्मेटिक शाफ्ट है, इसका एक ही क्रॉस सेक्शन है, उसी में लग रहे हैं अलग अलग शाफ्ट, अलग अलग टॉर्क। तो आपसे बोलेगा कि मैक्सिमम टॉर्क बताइए कितना होगा और किस डायरेक्शन में होगा। तो बच्चों सिंपल है, करेंगे आप वही जो आप अभी तक मैंने बताया। अब इन पॉइंट्स को मैं नाम दे दूं चाहे, ठीक है, मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ A, B, C, D, सिर्फ अपने समझने के लिए, बाकी कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ताकि यहाँ से मैं स्टार्ट करूँ। तो देखिए सबसे पहले क्या लग रहा है टॉर्क आपका TA अगर मैं बोलूँ तो दैट विल बी 3T। तो ये है क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज को जो मर्जी आप डायरेक्शन दे दें, मान लीजिए मैंने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव बोल दिया तो 3T। TB यहाँ पहुँचे तो 3T का पॉजिटिव माइनस एंटी क्लॉकवाइज हो गया तो 8T। यहाँ पहुँचे तो 3T माइनस 8T, ठीक है, 3T माइनस 8T और साथ में माइनस T हो गया। तो यहाँ 80 है, यही इस डायरेक्शन में, तो माइनस T हो गया। TD पे पहुँचे तो 3T माइनस 8T माइनस T प्लस का वापस 8T, ठीक है। तो फाइनली कितना आंसर आ रहा है, तो देखिए A पे टॉर्क लग रहा है 3T, B पे लग रहा है 3T माइनस 8T माइनस का 5T, इधर लग रहा है 3T माइनस 8T माइनस का 5T माइनस T, दैट इज माइनस का 6T। इधर लग रहा है 3T माइनस 8T माइनस ये है 5T, ठीक है ना, माइनस 6T प्लस 8T दैट इज माइनस का 2T, माइनस 6T प्लस 2T दैट इज 2T। अब आप देख सकते हैं बच्चों
मैक्सिमम टॉर्क किस पे लग रहा है, मैक्सिमम टॉर्क कितना लग रहा है, दिस इज द मैक्सिमम टॉर्क। तो मैक्सिमम टॉर्क जो है वो लग रहा है हमारे पास 60। तो मतलब जब आप, और कैसी डायरेक्शन है 60, मैक्सिमम टॉर्क की डायरेक्शन क्या है, यहाँ देखेंगे आप, ये हमने क्लॉकवाइज लिया था, ये एंटी क्लॉकवाइज है सारे, नेगेटिव है तो हमने एंटी क्लॉकवाइज लिया, ठीक है। मैंने कहा कुछ भी ले सकते हैं, अभी मैंने उल्टा लिया था उससे पहले वाले क्वेश्चंस में, तो अभी ये ले रहे हैं। तो बस आपको पता होना चाहिए कि आपका प्लस और माइनस क्या है, बस आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे 60 इज दी मैक्सिमम टॉर्क, जो आपको यहाँ पे आंसर रहेगा। क्लियर हो गया सब, इतना समझ में आ गया बच्चों। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन हैं जो आप यहाँ पे कर सकते हैं। या कभी आपको बोले बच्चों कि रिएक्शन निकालिए, जैसे इसी क्वेश्चन में बोल दे कि रिएक्शन एट द सपोर्ट, रिएक्शन टॉर्क निकालिए, रिएक्शन टॉर्क एट सपोर्ट। तो बच्चों कुछ अलग नहीं करना है, रिएक्शन टॉर्क मतलब सबका सम कर दो, आप इसको भी कुछ डायरेक्शन मान लो, ठीक है ना। आप मान लीजिए इसको भी कुछ डायरेक्शन मान लेते हैं आप, आपने क्या क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, आपने इसे भी मान लिया, ये मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज को रिएक्शन है TA। तो बस आपको समी तो करना है ना, आपको समी तो करना है कि TA एंटी क्लॉकवाइज, मानो मैं अब पॉजिटिव ले रहा हूँ, ठीक है, अब प्लस ले रहा हूँ मैं, चलो नेगेटिव ही लेता हूँ, तो -TA है ना, -TA एंटी क्लॉकवाइज प्लस 80, ठीक है, क्लॉकवाइज -T, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज -80, ठीक है, -80 प्लस 3T, बस इजिकल टू 0, है ना। समेशन ऑफ ऑल टॉर्क इजिकल टू 0। क्वेश्चन इक्विलिब्रियम में रखना है हमने, मानो तो ये सिंपल। तो यहाँ से आप TA निकाल सकते हो, देखो TA को कैलकुलेट करोगे तो कितना हो गया, 8 में से 1 गए 7, 7 में से 8 गए 1 में से मतलब 3 गए, दैट विल बी योर माइनस का 2T सिंपल। तो रिएक्शन कितना गया 2T, जैसे लास्ट वाला आया सिंपल। तो इस तरह से बच्चों हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तभी तो बैलेंस होगा वो लास्ट में T से, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट आराम से कर सकते हैं। चलिए बच्चों, तो यहाँ पे मैं SSC JEE की प्रीवियस पेपर प्रॉब्लम्स को ले रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लेता हूँ SSC JEE 2012 की प्रॉब्लम। क्या है हमारे पास, अ सर्कुलर शाफ्ट ऑफ लेंथ L एंड डाया D इज फिक्स्ड इन वन एंड, द अदर एंड ऑफ द शाफ्ट इज सब्जेक्ट टू ट्विस्टिंग मोमेंट T। तो देखिए बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, अ सर्कुलर शाफ्ट है, एक सर्कुलर शाफ्ट है लेंथ L की, ठीक है, बनाने की जरूरत नहीं है, और डाया D फिक्स्ड इन वन एंड, ठीक है, सिंपल, ठीक है ना, जिसमें एक T ट्विस्टिंग मोमेंट लग रहा है। तो वो कह रहा था अदर एंड ऑफ द शाफ्ट इज फिक्स्ड सब्जेक्टेड टू अ ट्विस्टिंग मोमेंट T, द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ द फ्री एंड ऑफ द शाफ्ट विद रिस्पेक्ट टू द फिक्स्ड एंड। तो यहां से यहां तक जो भी लेंथ है इसकी, मान लीजिए L, उस L लेंथ के लिए जो एंगल ऑफ ट्विस्ट है वो थीटा है, तो थीटा इज इक्वल टू TL/CJ हो गया, बात खत्म, ठीक है। डाया इसका D है। अब वो कह रहा है द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ द फ्री एंड विद रिस्पेक्ट टू द फिक्स्ड एंड इज थीटा, व्हाट विल बी द एंगल रोटेशन ऑफ द फ्री एंड इफ द लेंथ इज डबल। अगर मैं इसकी लेंथ को डबल कर दूं, L डैश कोई लेंथ लूं दूसरी शाफ्ट की जो 2L हो, और उसका डाया जो है वो हो D/2, तो D डैश हो जाए कुछ D/2। तो बताइए थीटा डैश क्या होगा अगर ये थीटा है। तो सिंपल है बच्चों, देखिए थीटा TL/CJ है, ठीक है। अब याद रखिएगा, इसको थोड़ा सा मैं आज बता देता हूं, फिर आगे से शॉर्टकट मारेगा। अगर TL/CJ को हमें कभी भी पुट करना है तो इंपॉर्टेंट क्या है, ये खोलना ना, π/32 D⁴ सॉलिड शाफ्ट है तो ये। तो सिंपल याद रखिए, थीटा इज इक्वल टू 32 TL/πCD⁴। ये डायरेक्टली आप याद रखेंगे तो थोड़ा सा आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। ऐसे में कि थीटा को मैं ये लिख सकता हूं, तो अब देखिए थीटा को ये लिख सकता हूं, तो थीटा डैश को क्या लिख सकता हूं, 32T, इनमें कोई चेंज नहीं है, लेंथ क्या कर रहे हैं हम, ट्वाइस कर रहे हैं, ठीक है ना। भाई ये L डैश हो जाएगा ना, L'/πCD⁴, बस L डैश और D डैश की वैल्यू पुट कर दीजिए, 32TL, L डैश की जगह पे ट्वाइस ऑफ L, ठीक है, और डाया हाफ, πCD डैश मतलब D/2⁴। तो इसको सॉल्व कर लें, 32TL इंटू 2 बाहर कर रहा हूं मैं, और यहां क्या है πCD⁴, ठीक है। ये एक साथ मैंने लिख दिया, क्यों लिखा अभी देख लेंगे, πCD⁴, और नीचे बचेगा 2⁴, ये ऊपर चले जाएगा इंटू 2⁴। तो क्या आ गया 2⁵। अब यहां पे आप देख सकते हैं बच्चों,
2 की पावर 5 मतलब 2 to 4 to 8 to 16 to 32, ठीक है 32 आ गया ये। और ये पूरा क्या है, ये पूरा क्या है हमारे पास, दैट इज थीटा। तो साफ दिख रहा है थीटा डैश इज इक्वल्स टू 32 थीटा, 2 की पावर 5 इंटू थीटा। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास 32 थीटा, दैट विल बी दी, बी विल बी दी करेक्ट आंसर। समझ गए बच्चों बात। तो ये जल्दी में क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं, अगर आप इस तरह डायरेक्ट जानते हैं तो आपने सीधा सीधा वो पुट कर देना है वैल्यू, और आप देख सकते हैं कि कितना टाइम जो है वो फर्क पड़ रहा है आपका लेंथ और डाया के चेन से। तो इसलिए आने वाले दिनों में अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है दोबारा तो याद रखिएगा, बाकी सब सेम है अगर, तो थीटा इज इक्वल टू एल बाई डी की पावर 4, यहां से आप निकाल सकते हैं एल बाई डी की पावर 4 बस। तो आपको पता है थीटा डैश ट्वाइस ऑफ एल और डी हाफ डी बाई 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 5, और सीधा मल्टीप्लाई करके आप करते हैं। तो स्पीड बढ़ाने वाला काम है बच्चों, एसएससी का पेपर सिर्फ स्पीड और एक्यूरेसी का पेपर है, नॉलेज उसके लिए सबको होती है, सबको आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास है, अ सर्कुलर शाफ्ट दैट कैन ट्रांसमिट अ टॉर्क ऑफ 13 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है, ट्रांसमिट अ टॉर्क ऑफ 13 किलो न्यूटन मीटर। एक शाफ्ट है जो 13 किलो न्यूटन मीटर का टॉर्क ट्रांसमिट कर सकती है। इफ द टॉर्क इज रिड्यूस टू, अगर हम टॉर्क को रिड्यूस करते हैं और हम ट्रांसमिट करते हैं, दैट विल बी 12 किलो न्यूटन मीटर। तो बताइए द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द बेंडिंग मोमेंट दैट कैन बी अप्लाइड टू द शाफ्ट। तो बच्चों याद रखिएगा, मैं आपको सिंपल वे में बताऊं कि किसी भी शाफ्ट में, अब यहाँ पे कुछ कंसेप्ट को आपको समझना होगा, उसके बाद इस क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो कोई भी शाफ्ट है हमारी, अगर उस शाफ्ट में कोई शेयर फोर्स लगता है, जिसकी वजह से भाई टॉर्क लगाने के लिए आपको शेयर फोर्स ही लगाना पड़ेगा, तो शेयर फोर्स लगने की वजह से जो टॉर्क लगता है, तो कई बार क्या होता है उस शेयर फोर्स की वजह से बेंडिंग भी हो जाती है एम। तो जब किसी शाफ्ट में कोई टॉर्क अप्लाई हो रहा हो और बेंडिंग मूवमेंट भी हो रहा हो, तो याद रखिए कि उस शाफ्ट में इक्विवेलेंट टॉर्क कैसे निकाला जाता है। इक्विवेलेंट टॉर्क मतलब कितना टॉर्क वो ट्रांसमिट करता है, दैट विल बी अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ये कंबाइंड इफेक्ट है बच्चों। तो दो फॉर्मूले हैं इसके जो आपको हमेशा रखना है, ये है इक्विवेलेंट टॉर्क का फॉर्मूला, और ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाता है इक्विवेलेंट मोमेंट, इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट, तो दैट इज ऑल्सो एम इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, तो अगर मोमेंट इक्विवेलेंट निकालना है दैट इज एम बाई 2 प्लस हाफ अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ये कहाँ से आते हैं बच्चों फॉर्मूले, तो जरूर बताऊंगा जब मौका लगेगा। दोनों इक्वेशन का यूज करके, प्योर टॉर्जन इक्वेशन, प्योर बेंडिंग इक्वेशन, दोनों इक्वेशन का यूज करके हम ये फॉर्मूले जो है वो बनाते हैं, जिसको बहुत ही सिंपली समझ सकते हैं हम। तो अभी ये डायरेक्ट बता रहा हूँ मैं सिंपली न्यूमेरिकल के हिसाब से। तो बस यहाँ पे बच्चों इक्विवेलेंट टॉर्क हमारा क्या है, जितना टॉर्क ट्रांसमिट कर सकती है शाफ्ट, दैट इज योर इक्विवेलेंट टॉर्क, और कर कितना रही है 12 किलो न्यूटन मीटर। तो बेंडिंग मोमेंट निकालना है तो सिंपल आप लगाओ टी इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं टी स्क्वायर निकालूं तो वी कैन राइट, स्क्वायरिंग बोथ साइड करें तो टी स्क्वायर कैन बी रिटन एज अंडर रूट, सॉरी टी स्क्वायर कैन बी रिटन एज टी इक्विवेलेंट का स्क्वायर, टी इक्विवेलेंट का स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे टी अगर हम निकालें तो अंडर रूट हो जाएगा टी इक्विवेलेंट का स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ठीक है। तो टी विल बी कितना आ रहा है यहाँ पे, सॉरी एम निकालना है ना, मैं तो सॉरी हमें तो एम निकालना है, यहाँ पे टी तो दिया हुआ है तो मैं एम के हिसाब से लिखता हूँ इक्वेशन को, एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी इक्विवेलेंट का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। तो एम विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट टी इक्विवेलेंट का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ठीक है ना, इस तरह से। तो m कितना आता है यहाँ पे, हमें बेंडिंग मोमेंट निकालना है मैक्सिमम, टी इक्विवेलेंट 13 का स्क्वायर माइनस कर कितना रहा है 12 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देखें इट विल बी अंडर रूट 13 का स्क्वायर कितना 169 माइनस 144, तो ये कितना बचा अंडर रूट 25, एंड अंडर रूट 25 विल बी 5 किलो न्यूटन मीटर।
ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम विल बी, आंसर देखें तो सी 5 किलो न्यूटन मीटर विल बी दी करेक्ट आंसर, एसएससी जेईई 2013। क्लियर है बच्चों, चलें आगे, समझ आ गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों यहाँ पे देखें सॉलिड एसएससी जेईई 2015 में तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आया हमारे पास। क्या है, अ सॉलिड शाफ्ट ट्रांसमिट्स पावर इज इक्वल्स टू 44 किलोवाट एंड 700 आरपीएस, स्पीड जो दी है 700 आरपीएस में दी है रिवोल्यूशन पर सेकंड में, याद रखिएगा। टॉर्क प्रोड्यूस आपको निकालना है। तो बच्चों सिंपल है, देखिए क्वेश्चन को, ठीक है। लेटर है फॉर्मूले के हिसाब से मत चलिए बच्चों, ठीक है ना। पावर इज इक्वल्स टू वी कैन राइट टी ओमेगा, तो बस याद ये रखना है ओमेगा को जब आप 2πn/60 खोलते हो तो बस ये ध्यान रखना है कि 60 आएगा या नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जनरली जल्दीबाजी में गड़बड़ हम ये करते हैं 2πnt/60 कर देते हैं। ये 60 नहीं आएगा बच्चों, क्यों? ये 60 तब आता है जब n हमारा आरपीएम में होता है, तो आरपीएम को रिवोल्यूशन पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, आरपीएस में करने के लिए ही हम यहाँ पे 60 लगाते हैं। लेकिन अगर पहले से आरपीएस में दिया है तो फिर 60 करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हम पहले ही यहाँ पे आरपीएस में पुट कर रहे हैं, ठीक है। जब आप 2πnt/60 करते हो तो यहाँ पे आरपीएम में पुट होता है, ये चीज याद रखिए, सिंपल। तो बस यहाँ पे क्या करना है बच्चों, t इज इक्वल टू p/2πn करना है, बस सिंपल। तो आपको पता है पावर कितना दिया है 44, तो 44 को वाट में कन्वर्ट कर दीजिए, 44 वाट 2π×700, तो देखिए कितना आंसर आ रहा है, 2π700 44 दैट इज 10, ठीक है ना। तो ये आ रहा है हमारे पास 10, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आंसर 10 न्यूटन मीटर, ठीक है। तो आंसर हो जाता हमारा डी विल बी दी करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों। तो एसएससी जेईई 2015। नेक्स्ट बच्चों 2014 का है। ऐसे तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बट कह सकते हैं फॉर्मूला बेस्ड ही है। पावर और परमिसिबल शेयर स्ट्रेस आपको दिया है, रोटेशन स्पीड की बात कर रहा है और कह रहा है डाया डी जो भी है उसके लिए कौन सा रिलेशन में से सेटअप सही होगा। तो बच्चों अभी अपने करा पावर इज इक्वल टू टी ओमेगा, ठीक है। अब टी को आप क्या लिख सकते हो, टी को आप लिख सकते हो π/16 टॉ इंटू डी क्यूब, और ओमेगा को लिख सकते हो आप 2πn/60 जो भी है। अब यहाँ पे आप सिंपली देखिए कि रिलेशन हमारे पास क्या आ रहा है फॉर अ परमिसिबल पावर एंड शेयर, ठीक है ना। परमिसिबल पावर एंड शेयर के लिए रिलेशन क्या है, अब सब कांस्टेंट वॉन्स्टेंट सब हटा दो, π/16 टॉ 2π सब हटा दो तो क्या बचा n और डी क्यूब, तो बचा n और डी क्यूब। तो सिंपल ये सारा अगर हमारा मैक्सिमम वैल्यू हमें है तो एक्सप्रेशन क्या बचेगा, n डी क्यूब इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है ना। दैट विल बी दी आंसर। तो पहला ही आंसर यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। तो बीच में थ्योरेटिकल और भी क्वेश्चन है बच्चों जो टॉर्जन के हैं, बट वो मैं यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं अभी सिर्फ न्यूमेरिकल वाले फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम्स ले रहा हूँ, ठीक है। चलिए बच्चों यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हैं एसएससी जेईई 2017 के बेस्ड, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, इजी क्वेश्चन है बच्चों। मैंने कहा ना आपको सोम सबसे आसान है मार्क्स लाने के लिए, क्योंकि कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत इजीली टू द पॉइंट क्वेश्चन होते हैं। द आउटसाइड डाया ऑफ हॉलो शाफ्ट इज ट्वाइस इज इनसाइड डाया। करा हुआ है बच्चों हमने कि एक हॉलो शाफ्ट है जिसका आउटसाइड डाया है डी, इनसाइड डाया है स्मॉल डी, और डाया डी जो है वो ट्वाइस ऑफ डी है, सिंपल। द रेशियो ऑफ इट्स टॉर्क कैरिंग कैपेसिटी टू दैट ऑफ अ सॉलिड शाफ्ट, बस आपको बताया था मैंने TH/TS, ठीक है ना। हॉलो शाफ्ट और सॉलिड शाफ्ट का टॉर्क का रेशियो क्या होगा अगर सॉलिड शाफ्ट जो है सेम मटेरियल की है और सेम आउटसाइड डाया, बस बात खत्म, है ना। तो आपको बताया था सॉलिड शाफ्ट सेम तो क्या होता है, मैंने आपको याद है बच्चों दोनों में फर्क क्या बताया था, अगर आउटसाइड डाया सेम है तो दैट रेशियो विल बी 1 - k⁴ ओनली। बस आपको मैंने बोला था कि ये ध्यान रखना कि सॉलिड अपॉन हॉलो पूछ रहा है या हॉलो अपॉन सॉलिड पूछ रहा है। तो हॉलो अपॉन सॉलिड है तो दैट आंसर विल बी, आपको बताया था सिंपल, k क्या होगा यहाँ पे, k इज इक्वल टू d/d होता है और दैट विल बी 1/2। तो सिंपल आंसर है, s के साथ बोला था 16 लिखना है, तो 16 नीचे 15 ऊपर, तो TH/TS आप यहाँ पे k की वैल्यू 1/2 रखोगे, इट विल बिकम 15/16। तो आंसर बच्चों यहाँ तो आसान है क्योंकि एक ही आंसर 15/16 दिया है, नहीं तो पेपर में 15/16 और 16/15 दोनों आता है, तो आंसर विल बी 15/16, सिंपल, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। अ सॉलिड शाफ्ट कैन रेजिस्ट अ बेंडिंग मोमेंट, एक सॉलिड शाफ्ट है जिसमें बेंडिंग मोमेंट लग रहा है
3 किलो न्यूटन मीटर का, और एंड अ ट्विस्टिंग मोमेंट ऑफ 4 किलो न्यूटन मीटर का। आपको कह रहा है द मैक्सिमम टॉर्क, बच्चों मैंने बताया मैक्सिमम टॉर्क मतलब इक्विवेलेंट टॉर्क कितना लगेगा, दैट इज m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। सिंपल, अभी बताया ये। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, m का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दैट विल बिकम 9 प्लस 16 एंड 9 प्लस 16 इज 25 and that is 5 किलो न्यूटन मीटर। आंसर विल बी डी, 5 किलो न्यूटन मीटर इज दी मैक्सिमम और इक्विवेलेंट टॉर्क आप कह सकते हैं। ठीक है, समझ आई बात, क्लियर है। नाउ लास्ट थर्ड क्वेश्चन, एसएससी जेईई 2017 अगेन। ये एसएससी जेईई 2017 में ये मत सोचिएगा 3 क्वेश्चन आए हैं, दे आर डिफरेंट शिफ्ट, कोई मॉर्निंग शिफ्ट में कोई आफ्टरनून में, लेकिन ये याद रखिए टॉर्जन पे न्यूमेरिकल कंफर्म है, आना है किसी भी शिफ्ट में, तो आपको तैयार रहना है। 2 solid shafts are made of same material, have their dia d and d by 2। 2 solid shaft है, एक का dia d है और एक का d by 2 है। The ratio of bigger shaft to smaller one in torsion। रेशियो ऑफ किसका पूछ रहा है ये, स्ट्रेंथ शेयर स्ट्रेंथ कुछ पूछ रहा होगा, 2 मिनट। द रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बिगर शाफ्ट, हाँ यहाँ पे वही ना एक वर्ड रह गया, द रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बिगर शाफ्ट टू स्मॉलर वन। ठीक है ना, अब देखो बच्चों, बिगर शाफ्ट मतलब जिसका डाया डी है, स्मॉलर मतलब जिसका डाया डी बाई 2। ठीक है ना, तो रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बिगर शाफ्ट टू स्मॉलर वन इन टॉर्जन बोल रहा है बच्चों। तो सिंपल है, हमारे पास दोनों सॉलिड शाफ्ट है तो सीधा रिलेशन यही लगाएंगे, π/16 टॉ इंटू डी क्यूब, है ना। तो एक है हमारे पास जिसका डाया डी है और एक है हमारे पास टी डैश इज इक्वल टू π/16, या मैं इसे बिगर बोल दूं और जिसका हाफ है डाया उसको स्मॉलर बोल देते हैं, π/16 टॉ इंटू डी बाई 2 का होल क्यूब। ठीक है, ठीक है। अब यहां पे कई बार कंफ्यूजन ये हो सकता है, चलिए पहले निकाल लेते हैं। बिगर अपॉन स्मॉलर बोल रहा है, बिगर टू स्मॉलर का रेशियो बोल रहा है, तो बिगर टू स्मॉलर करेंगे तो इट विल बिकम, ठीक है ना, बिगर शाफ्ट टू स्मॉलर वन ही बोला है ना, ठीक है, बिगर शाफ्ट टू स्मॉलर वन बोला है। तो यहाँ पे टॉ बी और टॉ एस भी लिख देते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बिगर टू स्मॉलर का रेशियो जो है टी बी अपॉन टी एस, अगर मैं करता हूँ तो π/16 कट जाएगा, टॉ बी अपॉन टॉ एस इंटू डी क्यूब कट जाएगा, ये क्या जाएगा, दैट विल बी डी क्यूब और डी क्यूब बाई 8। सिंपल, 2 का क्यूब 8, तो बस ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 ऊपर जाएगा, इट विल बिकम 8। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपली देखें तो ये रेशियो क्या है, 8 के बराबर है। ठीक है, और अगर यहाँ पे आप उल्टा भी करते हैं, मान लीजिए टॉर्क को सेम रख के शेयर निकालते हैं, तो आंसर फिर भी 8 ही रहेगा, 1/8 जैसा कोई आंसर यहाँ है भी नहीं, तो आंसर सी जो है सीधा बच्चों 8 हो जाता है। तो देखा आपने एसएससी जेईई में चाहे किसी भी शिफ्ट में कोई भी पेपर हो बच्चों, सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना, कोई नया क्वेश्चन नहीं है। इवन यहाँ पे मैं एक लास्ट क्वेश्चन और लेता हूँ, ठीक है ना, लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पे और लेता हूँ आपके सामने, और ये क्वेश्चन है एसएससी जेईई 2017 आफ्टरनून सेशन का ही। 2 शाफ्ट ए एंड बी आर मेड ऑफ सेम मटेरियल, द डायमीटर ऑफ शाफ्ट बी ट्वाइस दैट ऑफ शाफ्ट ए, द रेशियो ऑफ पावर विच कैन बी ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट ए एंड बी। तो सिंपल बच्चों, डाया ट्राई से पावर पूछ रहा है। अब पावर पूछने का मतलब है कि टॉर्क ही है समझो, क्योंकि पावर इज इक्वल टू टी ओमेगा है। तो एक ए शाफ्ट है, एक बी शाफ्ट है, तो आप इसका रेशियो निकालोगे तो टी ए अपॉन टी बी निकालोगे। अब इसके बाद क्वेश्चन जो है वो सेम है, ठीक है ना, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप उस बेसिक नॉलेज को अपने पास रखिए बस। अब यहाँ पे लास्ट टॉपिक बच्चों टॉर्क पे जो बचता है वो बचता है स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है ना, तो स्ट्रेन एनर्जी को मैं स्ट्रेन एनर्जी में ही लूंगा, अलग से वो सब्जेक्ट अलग से वो चैप्टर को लेना ही है। क्लियर है, चलिए मैं एक नज़र और मार लूँ, कोई स्पेशल केसेस अगर कोई भी है तो यहाँ पे मैं आपको करवा देता हूँ। अब यहाँ पे बच्चों कुछ ऐसे रिलेशन में फाइंड करा, तो देखिए मैक्सिमम जो आपका पेपर में अभी तक आ रहा है सब कुछ ट्रेंड के हिसाब से वो तो मैंने करवा दिया। अब कुछ ऐसी चीज़ें लेते हैं यहाँ पे कंसेप्ट जो पेपर में अभी तक पूछे नहीं गए हैं लेकिन इन फ्यूचर कभी पूछे जाएं, तो ऐसे में मैं कहता हूँ टॉर्जन की इक्वेशन निकालिए या एंगल ऑफ ट्विस्ट निकालिए फॉर अ यूनिफॉर्मली वेरिंग सेक्शन, यूनिफॉर्मली वेरिंग सेक्शन। तो मैं कह सकता हूं जैसे कि
टेपर्ड रॉड ना, तो टेपर्ड रॉड में तो हम क्या है, एंगल ऑफ ट्विस्ट अलोंग अ टेपर्ड रॉड, टेपर्ड रॉड के लिए एंगल ऑफ ट्विस्ट का कैलकुलेशन। तो अभी तक तो पेपर में बच्चों कहीं नहीं आया है किसी भी लेवल के पेपर में, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ें लेके चलें क्योंकि टॉर्जन हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है। तो कुछ इस तरह की टेपर्ड रॉड हुई, ठीक है, जिसकी लेंथ मान लीजिए L है, टोटल लेंथ L है, ये मान लेते हैं डाया D2 है, ये D1 है, ठीक है, D1 D2 डाया मान लेते हैं। अब यहाँ पे हम सेक्शन लेते हैं कोई पर्टिकुलरली, ठीक है, छोटा इंटीग्रल पार्ट, जैसे हमने टेपर का एलोंगेशन निकालता वैसे ही थीटा निकालेंगे बच्चों, सेम x डिस्टेंस दूर, ठीक है, और इसकी विड्थ लेंथ जो है वो dx है, dx मान लीजिए इसकी लेंथ है, समझ आई बात। तो यहाँ पे सेम डेरिवेशन, ठीक है। अब आपको पता है बच्चों ये d1 है, ये d2 है, तो ये कितना होगा, तो हमने आपको याद होगा, इसको मान लीजिए मैं d बोल देता हूँ, d डैश, तो ये d डैश कैसे निकाला था आपको लास्ट टाइम पे याद होगा डेरिवेशन में, कि हमने सिमिलर ट्रायंगल का यूज़ करके ये हमने कैलकुलेट किया था d डैश, ठीक है। ये अगर वहाँ d1 d2 लिया था शायद मैंने, ये d1 लिया था, ये d2 लिया था, उससे फ़र्क नहीं पड़ता बच्चों, डाया आप जो मर्जी लें, d डैश। अब याद होगा आपको कि ये हमने निकाला था x डिस्टेंस दूर और ये था L, तो d1 d2 माइनस d1 है ना, d डैश इज इक्वल्स टू, हमने क्या लिया था, देखो ये हमने सीधा यहाँ मिलाया था, ये इधर मिलाया था, और हमने देखा था ये जो है हाइट, ये d2 तो पूरा है, d1 d2 में से d1 गया, ठीक है, मैं इसे वही कर देता हूँ बच्चों, ठीक है, d2 में से d1 गया, तो d2 माइनस d1, तो बचा ये प्लस ये, इसको हाफ कर दिया, तो हमारा ये इसकी हाइट क्या थी, इसकी हाइट थी d2 माइनस d1 डिवाइड बाय 2, ऐसी सेम ये, तो ये d2 माइनस d1 डिवाइड बाय 2 था, ये y मान लेते हैं, तो d डैश ये भी y हो गया, तो d डैश हमारा क्या था, d डैश इज इक्वल्स टू d1, ये था d1 प्लस 2y, है ना, तो याद है आपको, तो d डैश इज इक्वल्स टू d1 प्लस 2y था, ठीक है। और ये y हमने निकाला था, आपको याद होगा, छोटे ट्रायंगल की हाइट अपॉन बड़े ट्रायंगल की हाइट, छोटे ट्रायंगल की लेंथ x अपॉन बड़े ट्रायंगल की लेंथ l, तो आपको याद होगा dy जो निकल के आया था वो आया था d2 माइनस d1 बाई 2 इंटू एक्स बाई एल, सिंपल, ठीक है ना, ये हमने किया था, ठीक है। ये फिर यहाँ पुट किया था d डैश, तो ये आया था d1 प्लस d2 माइनस d1 l इंटू एक्स, तो इस पूरे को हमने k पुट कर दिया था बच्चों, ठीक है। बस d1 d2 का फर्क था जहां तक मुझे ध्यान है, ये d1 लिया था, ये d2 लिया था, बस ये उल्टा लिया था, बाकी सब हमने ये लिया, d डैश इज इक्वल्स टू d1 प्लस kx, ये हमारे पास d डैश की वैल्यू आई थी। अब हमने क्या बोला था, एंगल ऑफ ट्विस्ट अलोंग एंगल ट्विस्ट इन अ स्मॉल पार्ट में एंगल ऑफ ट्विस्ट कितना आएगा, इतनी सी शाफ्ट में जिसकी लेंथ dx है, तो d थीटा इज इक्वल्स टू TL अपॉन सी जो होता है, तो मान लीजिए टॉर्क T ही लग रहा है भाई, टॉर्क T लगाया तो वही लगेगा, लेंथ कितनी है उसकी TL, L कितना है dx, लेंथ है उसकी dx, C वही रहेगा, इसको G भी लिख सकते हैं, और J जो है वो इस x पॉइंट का रहेगा, तो बस J ही पुट करना है बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। तो d थीटा इज इक्वल्स टू T इंटू dx TDX अपॉन CJ पाई बाय 32 dx की d डैश की पावर 4, डाया कितना है यहाँ पे, d डैश है ना, तो d डैश की पावर 4, बस d डैश का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो देखिए d थीटा कितना निकल के आता है 32 TDX अपॉन पाई C d डैश की पावर 4, d डैश इज इक्वल टू d1 प्लस kx, d1 प्लस kx की पावर 4, ये हमारे पास रिलेशन आया बच्चों। नाउ एंगल ऑफ ट्विस्ट फॉर अ होल शाफ्ट, एंगल ऑफ ट्विस्ट फॉर होल शाफ्ट, पूरी शाफ्ट के लिए एंगल ऑफ ट्विस्ट निकालें, तो दैट थीटा विल बी इक्वल्स टू 0 टू L इंटीग्रेशन ऑफ d थीटा, सिंपल, ठीक है, 0 टू L मतलब पूरी लेंथ के लिए, ठीक है ना, 0 टू L पूरी लेंथ के लिए, तो थीटा विल बी, जो कांस्टेंट है उसे बाहर कर दें, 32t अपॉन पाई C इंटीग्रेशन 0 टू L dx अपॉन
d1 प्लस के एक्स की पावर 4। ठीक है, नाउ अब थीटा विल बी इक्वल्स टू 32t अपॉन पाई सी। ठीक है, मैं इंटीग्रेट और कर देता हूँ यहाँ पे। कितना होगा ये इंटीग्रेशन, ऊपर जाएगा बच्चों माइनस d1 प्लस के एक्स माइनस 4 प्लस 1 मतलब -3, नीचे भी बचेगा -4 प्लस 1 मतलब -3 इंटू साथ में के भी आएगा एक्स का कोफिशिएंट। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन बचेगा 0 टू L, सिंपल। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बस एक्सप्रेशन की फॉर्म में आएगा बच्चों, वैल्यू तो नहीं आएगी लेकिन एक्सप्रेशन की फॉर्म में आएगा। थोड़ा सा सॉल्व करें इसे, ठीक है, इसे पूरा करें। तो यहाँ पे 0 टू L इंटीग्रेट किया हमने, ठीक है ना। इंटीग्रेट समझ गए बच्चों, -3 प्लस के ये सब 3 प्लस 1 4 प्लस 1 हमने किया, -4 प्लस 1 नीचे आया -3। इस नेगेटिव को मैं बाहर कर देता हूँ ज़रा। थीटा इज इक्वल टू, आराम से करें बच्चों, -32t अपॉन पाई, देखो 3k भी बाहर आ जाएगा, ये भी कांस्टेंट है, 3 पाई सी के, ये हम बाहर कर देते हैं पूरा पूरा। अंदर क्या बचता है, अंदर बचता है 0 से लेके L इंटीग्रेट करना है 1 अपॉन d1 प्लस के एक्स की पावर क्यूब। ठीक है, ये बस लिमिट पुट कर दीजिए बच्चों, लिमिट पुट करते हैं -32t अपॉन 3 पाई सी के, लिमिट पुट करें 1 अपॉन d1 प्लस के एल का होल क्यूब -1 अपॉन 0 पुट करेंगे तो d1 का क्यूब बचेगा। ठीक है, इसकी बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा बच्चों कि d1 d2 हमें क्या लेना है, कुछ भी ले आंसर विल रिमेन सेम। और बड़ा अच्छा है एक्सप्रेशन है ये, अभी तक पेपर में आया नहीं लेकिन जिस दिन आया तो उस दिन बहुत अच्छा डिफरेंस क्रिएट होगा जिसने ज़्यादा पढ़ा हुआ है अच्छे से। -32 उस दिन सबके लिए नया क्वेश्चन होगा ये, 3 पाई सी के, क्योंकि जब तक इसका डेरिवेशन करोगे नहीं तब तक ये पता नहीं चलेगा आपको कभी भी कि रिलेशन क्या बनेगा। अब देखो लिमिट पुट करता हूं मैं, यहाँ पे लिमिट पुट कर दी मैंने, उसके बाद क्या करूं, के की वैल्यू पुट कर देता हूं बच्चों। के की वैल्यू पुट कर दूं तो देखो के का वैल्यू क्या था, d2, के का वैल्यू ये था हमारा के, d2 माइनस d1 बाई एल, तो ये मैं पुट कर देता हूं d2 माइनस d1 अपॉन एल, अंदर भी पुट कर देता हूं लिमिट में 1 अपॉन d1 प्लस d2 माइनस d1 बाई एल इंटू एल का होल क्यूब -1 अपॉन d1 का होल क्यूब। थोड़ा ध्यान से करें, यहाँ पर प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लास्ट में दिख रहा है, चलिए अच्छी बात है। तो यहाँ पे इसको थीटा को अगर मैं निकालूं तो दैट विल बी -32t अपॉन, अब देखिए इसको L को ऊपर ले जा लेता हूँ, 32TL अपॉन 3 पाई सी d2 माइनस d1। यहाँ क्या बचेगा बच्चों, L से L कैंसिल और d1 प्लस d2 माइनस d1, d1 से d1 कैंसिल, यहाँ बचा 1 अपॉन d2 का होल क्यूब -1 अपॉन d1 का होल क्यूब। ठीक है, ठीक है, समझ गए ना। नाउ इसका एलसीएम ले लें, -32TL अपॉन 3 पाई सी d2 माइनस d1, एलसीएम ले लें तो बचेगा हमारे पास d1 का क्यूब माइनस d2 का क्यूब अपॉन d1 d2 का होल क्यूब। ठीक है, नाउ अब ये माइनस को बच्चों अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 32TL अपॉन 3 पाई सी d2 माइनस d1, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो d2 का होल क्यूब, d2 का क्यूब माइनस d1 का क्यूब हो जाएगा ये, अपॉन d1 d2 का होल क्यूब। ठीक है, नाउ अब a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला खोल दे बच्चों, बस लास्ट स्टेप है, 32TL अपॉन 3 पाई सी d2 माइनस d1, यहाँ पे फॉर्मूला अगर मैं खोल देता हूँ, फॉर्मूला अगर मैं खोल देता हूँ नीचे तो d1 d2 का होल क्यूब ही है, तो ये आता है बच्चों d2 माइनस d1 a माइनस बी इंटू d2 स्क्वायर माइनस d1 d2 प्लस d1 स्क्वायर, कुछ ऐसा ही होगा ये। अब दिख रहा है प्रॉपर या नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, प्लस होता है बल्कि यहाँ पे तो, ठीक है ना। ये फॉर्मूला खुला बच्चों, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है ना, दिख रहा है। तो यहाँ पे देखो d2 माइनस d1 से d2 माइनस d1 कट जाएगा बच्चों, तो रिलेशन क्या बचेगा अपने पास, थीटा इज इक्वल टू 32TL अपॉन
3 पाई सी, यहां बचेगा d2 का स्क्वायर प्लस d1 d2 प्लस d1 का स्क्वायर अपॉन d1 d2 का होल क्यूब। दैट विल बी दी रिलेशन फॉर अ टेपर्ड रॉड। इसीलिए बड़ा एक्सप्रेशन है ना, तो इसलिए मैंने कहा कि अभी तक पेपर में नहीं पूछा गया है कहीं पर भी, बट दैट इज इंपॉर्टेंट आने वाले सभी पेपरों के लिए। तो याद रखिएगा बच्चों, 32TL अपॉन 3 पाई सी d2 स्क्वायर प्लस d1 d2 प्लस d1 स्क्वायर अपॉन d1 का होल क्यूब d2 का होल क्यूब। क्लियर है बच्चों? तो आने वाले पेपरों के लिए ध्यान रखिएगा। और देखो कंपैरिजन भी आप कर सकते हो कि क्या कंपैरिजन है जब हम सिर्फ सिंगल शाफ्ट ले रहे हैं और टेपर्ड शाफ्ट ले रहे हैं, ठीक है ना। तो आप कंपैरिजन भी देख सकते हो कि अगर यूनिफॉर्म शाफ्ट है कोई शाफ्ट ऑफ यूनिफॉर्म सेक्शन हैविंग डाया डी, तो हम सिंपल बोल रहे हैं थीटा इज इक्वल टू TL अपॉन CJ, और CJ को अगर मैं खोल दे रहा हूं तो दैट विल बी TL अपॉन C पाई बाय 32D की पावर 4, है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं ना, थीटा इज इक्वल टू 32TL अपॉन पाई C D की पावर 4। दैट इज द फॉर्मूला फॉर अ यूनिफॉर्म शाफ्ट, ठीक है ना। और अगर शाफ्ट टेपर्ड है हैविंग डाया D1 एंड D2, अब कोई भी हो D1 D2, अब कुछ भी ले उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, वहां पे हम डाया बस D1 D2 बोल दें, जो भी हो D1 और जो भी हो D2 वो मतलब नहीं है। बस आप वहां पे वैल्यू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो इतना तो सेम है 32TL, है ना, अपॉन पाई C। तो इसको भी मैं बल्कि ऐसे लिख लेता हूं पाई C, बस D की पावर 4 की जगह पे पूरा एक्सप्रेशन है बच्चों, यहाँ पे क्या D1 का स्क्वायर प्लस D1 D2 प्लस D2 का स्क्वायर अपॉन D1 D2 का होल क्यूब, साथ में 3 भी लगा दें, ठीक है ना। अब वो 3 वहां लिखें या यहां लिखें, ये चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। समझ आई बात? तो बस ये एक कंपैरिजन होगा दोनों के बीच में, जहां पे डाया जो है वो इतने का फर्क आपको दिखाई देगा। क्लियर है? और भी इस चीज में काफी आगे तक हम जा सकते हैं कंसेप्ट को लेके। क्लियर बच्चों इतना? ठीक है ना। चलिए, तो चलिए बच्चों इतना रखते हैं इस पूरे कंप्लीट सेशन को हम लोग। तो आई थिंक अब प्योर टॉर्जन आप सभी के समझ में आ गया होगा, प्योर बेंडिंग हो चुका है, प्योर टॉर्जन हो चुका है। बस अब फटाफट एक दिन के अंदर अंदर मैं खत्म करता हूँ सब कुछ। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस रखिएगा बच्चों। और इसके बाद भी ऐसा नहीं है, देखिए इस कोर्स को मैंने 1 ईयर का इसीलिए बोला है कि आपका कोर्स भले ही हम फरवरी मार्च के हिसाब से एसएससी को टारगेट चल रहे हैं, तो फरवरी तक हम खत्म कर देंगे एसएससी जेईई के सिलेबस के हिसाब से। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि इसके बाद भी जब आप प्रैक्टिस करते जाएं और कोई भी चीजें, देखिए सिलेबस हम लोग अगर 90% कंप्लीट हो जाएगा तो फिर जो भी चीजें हैं, मान लीजिए आपको प्योर टॉर्जन या किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी टॉपिक पे थोड़ा सा और एक्सटेंड पढ़ना है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और पढ़ेंगे और डिटेल में जाएंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं कहता हूं बच्चों, कोर्स को इस हिसाब से मत दीजिए कि टू द पॉइंट ये चीज मिली और बस खत्म। तो थोड़ा सा हम लोग अपने हिसाब से पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, बस जैसा पहला पर्पस है उस पर्पस को सॉल्व करते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इसको खोदने की जरूरत नहीं है, इतना मोर देन एनफ है आपके पेपर के लिए, ठीक है ना। पहले ही थोड़ा सा ज़्यादा लेके चल रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच गाइज, एंजॉय योर स्टडीज।